हेलो गाइस, आई एम सपना कालरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कैपिटल स्ट्रक्चर पर, तो टुडे आई एम हियर विद न्यू लेक्चर ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर। आज हम बात करने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर, कैसे होने वाला है, इंपॉर्टेंट। इसमें हम ये सारे टॉपिक्स जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे कुछ इस वीडियो में, एंड कुछ टॉपिक जो रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि इसका आएगा कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट 2। क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी refers to the composition or makeup of its capitalization and it includes all the long term capital resources, that is loan, reserve, shares, bond। देखो क्या है गाइस, हमने जैसे कि पढ़ा था क्या कि कोई भी बिजनेस जब हमें स्टार्ट करना होता है उसके लिए हमें क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए, फंड्स चाहिए। अब फंड्स लगाने स्टार्टिंग में तो आप पैसा लगाओगे, उसके लिए आप ये देखोगे कि पैसा कितना चाहिए। ये बात हम कर चुके थे। फिर हमने ये भी देख लिया था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आने वाली है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आने वाली है। अब हम देखेंगे उसी बेस पे कि हमने पैसा लेना कहाँ से है, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे कि कहाँ कहाँ से पैसा लेना है। The capital structure is made up of debt and equity securities refers to permanent financing of a firm। मेनली हम यहाँ लॉन्ग टर्म की बात करते हैं कि हमारा पैसा कहाँ से आएगा। इट कंपोज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, मेनली इसमें क्या आएगा? लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफरेंस शेयर एंड शेयर होल्डर्स फंड। यहाँ पे हम देखेंगे मेनली हमारे पास यहाँ पे 3 सोर्सेज हमने जैसे देखे, क्या? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड डेट्स। ये तो ठीक है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये सोर्सेज होते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये सोर्सेज कैसे यूज़ करने हैं, कितना पैसा कहाँ से लेना है। देखो गाइस, आपने ये 3 टर्म्स देखी होंगी और शायद आपको पता भी होगा। सोच के देखो वीडियो पॉज करके। कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर सिमिलर से लगते हैं, लेकिन गाइस एक चीज़ ध्यान रखना, मेनली आपने देखा होगा कि मैं आपके यहाँ पे कंसेप्ट फोकस कर रहा हूँ। बिकॉज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन तो ईजी होते हैं, आपने सबने पढ़े होते हैं, लेकिन क्या होता है हम वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन होते हैं ना वहाँ वो सिमिलर से होते हैं, ठीक है, और वो हमें कन्फ्यूज करते हैं। वहाँ पे हमें नॉलेज चाहिए होती है, क्या? कंसेप्चुअल नॉलेज, और वो भी क्या? बारीकी से जब हमने पढ़ा होगा तब हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट क्या होते हैं? कंफ्यूजिंग होते हैं, सिमिलर से लगते हैं। जैसे कि देखो कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर सिमिलर से लगते हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस है। क्या? कैपिटलाइजेशन इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। जो कैपिटलाइजेशन है वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग का, बट जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। कैपिटलाइजेशन इज क्वांटिटेटिव एंड कैपिटल स्ट्रक्चर इज क्वालिटेटिव। कैपिटलाइजेशन रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पहले हम देख चुके हैं। हमने देखना होता है क्या कि हमने बिजनेस स्टार्ट करना है, हमने ये देखना है कि कितना पैसा चाहिए। हमने कहा था कि हमने 10 लाख के हमें फिक्स्ड एसेट के लिए चाहिए और 10 लाख हमें चाहिए करंट के लिए। तो हमने देखा कि क्या हमें टोटल मिला के जितना भी है हमें 20 लाख चाहिए, ठीक है। अब हमने ये तो देख लिया, लेकिन यहाँ हम ये नहीं बात करें कि कितना पैसा चाहिए, हम यहाँ ये बात करें कि जो पैसा चाहिए उसके जो हमारी कौन सी काइंड के सिक्योरिटीज़, काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज़ कौन सी यूज़ करेंगे हम, ठीक है। काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज़ ही नहीं, सिर्फ उनका प्रपोर्शनेट अमाउंट। कि हमने ये तो देख लिया, चलो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं डेट से पैसा लूँगी और इक्विटी से लूँगी। सिर्फ ये नहीं देखते हम कैपिटल स्ट्रक्चर में, हम ये देखते हैं कि डेट से कितना, हाउ मच, प्रपोर्शनेट क्या होगा, एंड कैपिटल इक्विटी से कितना, या फिर प्रेफरेंस शेयर अगर हम इशू कर रहे हैं तो वहाँ से कितना, ये हमें देखना होता है। अब some authors on financial management define capital structure in a broad sense so as to include even the proportion of short term debt। कुछ ऑथर क्या करते हैं, अगर वो ब्रॉड टर्म पे यूज़ करते हैं ना कैपिटल स्ट्रक्चर को, तो वो शॉर्ट टर्म डेट्स भी इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन मैंने अभी आपको क्या कहा कि कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लॉन्ग टर्म डेट्स की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म की, नॉट अ शॉर्ट टर्म। ओके, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मीन्स द एंटायर लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। लेकिन जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है उसमें हम फाइनेंस का सारा स्ट्रक्चर देते हैं, शॉर्ट टर्म का भी, लॉन्ग टर्म का भी, सब देखेंगे। लेकिन जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर में हम सिर्फ बात करेंगे क्या? लॉन्ग टर्म की। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है, अगर हम वो पूरी देखें तो हम ये देख सकते हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, कैसे कैसे हमने पैसा लगा रखा है। लेकिन उसमें से अगर आपने देखा होगा लॉन्ग टर्म की बात होती है, अगर सिर्फ हम लॉन्ग टर्म को देखें तो वो क्या होगा? कैपिटल स्ट्रक्चर।
ओके, तो हमने डिफरेंस देखा, कैपिटलाइजेशन क्या है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, जबकि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, क्वालिटेटिव है। कैपिटलाइजेशन रेफर्स करता है अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज जो इशू करे कंपनी, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर में देखते हैं काइंड ऑफ सिक्योरिटीज, उनका प्रोपोर्शनेट अमाउंट क्या है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में हम शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों को इंक्लूड करते हैं, बट कैपिटल स्ट्रक्चर में हम सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्सेज की बात करते हैं। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा इनमें डिफरेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैटर्न्स ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, पैटर्न्स और फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल स्ट्रक्चर। फॉर्म्स में हमने देखा कि देखो हमारे पास वेरियस सोर्सेज हैं। अब हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो कह नहीं रहे कि हम ओवरड्राफ्ट लेंगे, अब आपको पैसा चाहिए तो बैंक ओवरड्राफ्ट कर लेंगे, यहाँ से लेंगे। शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। सो अगर कोई न्यू फॉर्म, कोई न्यू कंपनी आती है, तो अगर उन्हें पैसा लगाना है तो उनके पास मेनली क्या क्या सोर्सेज हैं। हो सकता है मैं कहती हूँ क्या, इक्विटी शेयर्स ओनली, हम तो सारा पैसा इक्विटी से लेंगे, या फिर हम कहते हैं नहीं नहीं चलो इक्विटी प्लस प्रेफरेंस यूज़ कर लेंगे, या फिर हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि इक्विटी प्लस डिवेंचर ले लें, या फिर क्या है कि तीनों ले लें। ठीक है, अब हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है रिस्क एज्यूम्ड बाय द फर्म, कि कितना रिस्क है। रिस्क कैसे होगा, जो हमारा फाइनेंशियल रिस्क होता है मेनली वो अवेलेबल होता है यहाँ पे। कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आपने वो लेक्चर आई थिंक देख लिए होंगे, नहीं देखे तो गाइस जरूर देना, क्योंकि जो सारे बेसिक्स उसमें कवर हैं उनके सिर्फ नाम यहाँ पे आएंगे। अगर आपको उनकी नॉलेज है तो आपको ये ईजिली समझ आ जाएगा, नहीं तो आपको थोड़ा सा माइंड में कन्फ्यूजन रहेगी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, लीवरेज क्या है, फाइनेंशियल रिस्क क्या है, जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। सो गाइस अगर आपको ये वर्ड अगर आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो प्रीवियस जो वीडियोस अपलोड हो चुके हैं उन्हें जरूर देखना। देखो क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, अफेक्ट करता है ये फ्लैक्सिबिलिटी एंड लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। देखता है कि फ्लैक्सिबिलिटी क्या है, लिक्विडिटी क्या है फर्म की, वो किसकी वजह से होगी, फाइनेंशियल लिवरेज की वजह से होगी। अफेक्ट करता है कंट्रोल ऑफ द ओनर ऑफ द फर्म। कैसे, अगर मान लो आपको एडिशनल पैसा कुछ चाहिए, एक तो क्या है कि आप 1 लाख रुपए के शेयर इशू कर रहे हो, एक क्या है 2 लाख के कर रहे हो, 1 लाख के अगर कर रहे हो, 100 क्या है हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। अगर आप 2 लाख आप किससे ले रहे हो, इक्विटी से ले रहे हो, तो क्या हो गया 200 हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल उनका कम नहीं हो जाएगा। अब एक तो कोई चीज़ है उस पर 2 लोगों का अधिकार है आपका, एक क्या है 4 लोगों का है, तो क्या होगा, थोड़ा हमारा कंट्रोल कम नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हो सकता है इसमें तो चलो ठीक है बहुत कम है कंट्रोल, 50% आपका शेयर है और यहाँ आपका 25% आ गया, मतलब कि उन तीनों को भी मनवाना पड़ेगा आपको अगर कोई डिसीजन लेना है तो। ठीक है, जैसे कि हम देखो वो वोटिंग राइट होते हैं शेयर होल्डर के पास, तो ये क्या करता है, अफेक्ट करता है किसको, कंट्रोल ऑफ द ओनर को। अब ये मेन पॉइंट है गाइस, ध्यान रखना, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है कांट अफेक्ट द टोटल अर्निंग ऑफ ए फर्म, ये टोटल अर्निंग को अफेक्ट नहीं करता, बट कैन अफेक्ट द शेयर ऑफ अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर, मतलब कि जो अर्निंग अवेलेबल है ना इक्विटी शेयरहोल्डर उन्हें अफेक्ट करता है। ये अफेक्ट नहीं करता टोटल अर्निंग को, किसको अफेक्ट कर रहा है, ये अर्निंग पर शेयर को अफेक्ट करता है। अब ये कैसे करता है, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो गाइस, वैसे जो ये क्वेश्चन है ये आपके यूजीसी नेट या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो नहीं आने वाला, बट जो हमने सब पढ़ा है अगर आप उसके कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो, एक कंसेप्चुअल नॉलेज, मतलब कि हो सकता है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आपके माइंड में क्लियर ना हो रहा हो कि कैसे हो जाएगा, कैसे इनके ईपीएस कैसे चेंज हो जाएगा, तो उसके लिए अगर आप ये क्वेश्चन देख लेते हो तो आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ ऐसे ही हो सकता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन इसमें ऐड किया है। सो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए लिमिटेड कंपनी है, एज इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 5 लाख, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 100 ईच, मतलब कि 5000 शेयर आपके पास यहाँ पे हैं ऑलरेडी। ओके, अब उन्हें क्या चाहिए, फर्दर उन्हें कैपिटल की नीड है। अब उनके पास क्या कह रहा है, फर्दर 3 लाख रुपीज़ चाहिए, किसके लिए, एक्सपेंशन के लिए, मतलब कि एडिशनल कैपिटल चाहिए। द कंपनी प्लान द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्कीम, उसके पास फाइनेंशियल स्कीम्स है क्या, ऑल कॉमन स्टॉक ले ले, या फिर 1 लाख कॉमन स्टॉक एंड 2 लाख डेट ले ले, या फिर सारे ही डेट्स यूज़ कर ले, या फिर 1 लाख के तो कॉमन स्टॉक ले ले एंड 2 लाख रुपीज़ के प्रेफरेंशियल कैपिटल। अब देखो ईबिट तो क्या है, सेम है सब में, ईबिट क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेस करते हैं उसमें से क्या, हम इंटरेस्ट लेस करते हैं। ये जो आपको पैटर्न आई थिंक ये तो आपको याद होगा जो हमने लीवरेज में देखा था। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे लगता है, जहाँ भी आपके फिक्स होगा उन पे लगेगा इंटरेस्ट। देखो प्लान 1 में तो लगना नहीं था, सेकंड में लगेगा, थर्ड में लगेगा, फोर्थ में लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो डेट्स है ही नहीं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कितना लग रहा है इंटरेस्ट, प्लान 2 में लग रहा है
हमने लगा दिया, 3 में लग रहा है लगा लिया, क्योंकि वहाँ क्या थे आपके इंटरेस्ट, तो आई थिंक आप कैलकुलेट कर लोगे। उसके बाद हम लेस कर देंगे टैक्स, टैक्स लेस किया कितना है 50%। उसके बाद हमारे पास रह गया क्या, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये अर्निंग आफ्टर टैक्स आपके पास अवेलेबल है। अब इसमें से हम लेस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड एज आपने देखा कि प्लान 1 में भी नहीं थी, 2 में भी नहीं थी, 3 में भी नहीं थी, सिर्फ कहाँ था, प्लान 4 में था। प्लान 4 में देखो कितने हैं हमारे पास, 2 लाख के हैं, 2 लाख पे 8%, मतलब कितना हो गया 16,000। तो 16,000 हम लेस कर देंगे, हमारे पास रह जाएगा ये अवेलेबल मनी। अब हमने देखा अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स कितना है, देखा इधर 75,000 है, इधर कितना है 65, इधर 60, इधर 59। अब हमने देखा कि नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स कितने हैं। कॉमन शेयर्स देखो गाइस, प्लान 1 में क्या था, आगे बस सिर्फ इक्विटी थे, क्योंकि आपने कोई डेट्स यूज़ नहीं किए, कोई प्रेफरेंशियल कैपिटल यूज़ नहीं की, तो कितने हैं टोटल आगे बस हो गए 8,000। 8,000 कैसे हुए, देखो 5,000 तो ऑलरेडी थे, 3 लाख रुपीज़ के आप और कर रहे हो, 100 रुपीज़ का एक है, तो 3,000 और हो गए, तो टोटल कितने हो गए 8,000। अब सेकंड केस में देखो कितने हो जाएंगे, 5 ऑलरेडी हैं, 1,000 और कर रहे हो तो 6,000। सी थर्ड प्लान में आपके पास कितने होंगे 5,000 ही रहेंगे, देखो 5,000 ही रहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वाले में कितने हो जाएंगे 5 + 1 6, क्योंकि 2 लाख के तो क्या कर रहे हो आप, प्रेफरेंस इशू कर रहे हो। अब आपने देखा अमाउंट हमारे पास ये बची है इनके लिए, नंबर ऑफ मतलब कि ये अमाउंट हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है इतने पर्सनस में, इतने इक्विटी शेयर होल्डर्स में। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर मान लो 10 टॉफीज़ हैं, ठीक है, और 10 ही बच्चे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हम कैसे देखेंगे कि कितने बच्चों को कितनी मिलेगी, हम करेंगे 10 टॉफीज़ डिवाइड बाय 10, तो मतलब कि सबको कितनी मिलेगी, एक एक मिलेगी। ऐसे ही हमने देखा कि 75,000 रुपीज़ हैं, 8,000 शेयर होल्डर्स हैं, उसको हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 9.37। ऐसे ही इसमें कर देंगे। अब आप ये देखो कि ईपीएस हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ आ रहा है, इस थर्ड केस में आ रहा है, तो हम प्लान 3 हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये प्लान्स होते हैं, इसमें से हम देखते हैं कि ईपीएस सबसे ज़्यादा कहाँ आ रहा है और वही हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो गाइज यू कैन सी द डिफरेंस। अब ये डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि देखो ईबिट तो सब में सेम ही था, लेकिन जो हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर था वो सब में अलग अलग था, उसकी वजह से ये चेंज आया। सो गाइस आप देख सकते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का कितना बेनिफिट होता है। ऐसे नहीं कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर हम अडॉप्ट कर लेंगे, हम देखेंगे कि किसका कितना बेनिफिट है, उसके बाद ही हम जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, जिसमें ईपीएस ज़्यादा होगा, वही हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट, बाकी को रिजेक्ट। ओके, अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में बी डिफाइंड एज दैट लेवल ऑफ ईबिट विच इज जस्ट टू पे द टोटल फाइनेंशियल चार्जेस। मीन्स देखो वैसे अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें तो क्या होता है, जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई प्रॉफिट नहीं है कोई लॉस नहीं है, ऐसे ही यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होगा, यहाँ पे ईपीएस आपका जीरो होगा। क्यों होगा जीरो, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब कि जो भी आपके फिक्स चार्जेस हैं, फिक्स चार्जेस किस पे होते हैं, डेट्स पे होते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड पे भी आपका डिविडेंड क्या होता है, फिक्स होता है, इसीलिए आप वो दोनों पे कर पा रहे हो, दोनों पे कर पा रहे हो। तो उसके बाद जो बचा था वही तो किसको मिलता था, इक्विटी शेयरहोल्डर को मिलता था। जब कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ आप वही पे कर पा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है, तो ईपीएस क्या हो जाएगा आपका, जीरो। इट इज क्रिटिकल पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट होता है प्लानिंग के लिए, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म। अब फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो नंबर 1 तो क्या है कि आपके पास सिर्फ डेट्स हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। बट अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है तो क्या होगा, अब आपको पता है कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उस पर भी क्या होता है, डिविडेंड दिया जाता है फिक्स रेट पे, तो हम क्या करेंगे, हमें उन्हें भी देना होगा, तो इंटरेस्ट तो होगा ही होगा, प्लस में हम डीपी। अब डीपी में सिर्फ डीपी नहीं आएगा, सिर्फ डिविडेंड नहीं आएगा, डिविडेंड के डिवाइड करेंगे 1 - टी। ये क्यों किया, इसका रीज़न मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, बट फिर भी शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो हम डिविडेंड पे करते हैं वो टैक्स पे करने के बाद पे करते हैं, इसीलिए हमें इसका निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 - टी से हम इसे डिवाइड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस और रेंज ऑफ अर्निंग। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस क्या होता है या रेंज ऑफ अर्निंग क्या होता है, द इक्विवेलेंसी पॉइंट और पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस रेफर्स टू दैट ईबिट लेवल एट विच ईपीएस रिमेन्स द सेम। ये वो ईबिट लेवल है जहाँ पे ईपीएस सेम रहता है। देखो गाइस इसको छोड़ो, पहले मैं आपको एक सिंपल सा पॉइंट बताती हूँ। देखो अगर मान लो
आपको पता है कि आपके रिटर्न ज़्यादा हैं, सिंपल सी अपने पे लेके देखो, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको पता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने वाले हैं, तो आप इससे पार्टनरशिप करोगे? नहीं करोगे। आप क्या कहोगे, मैं तो पैसा ब्याज भी उठा लूँगा, अगर पैसा चाहिए भी होगा तो इंटरेस्ट दूंगा, बात खत्म, मैं क्यों अपना शेयर जो है किसी तरह डिस्ट्रीब्यूट करूँ, क्यों अपना शेयर मैं किसी और को दूँ, यही सोचोगे ना। ठीक है, अब अगर मान लो आपको भरोसा नहीं है, मतलब कि आपको थोड़ा लगता है रिस्क है, पता नहीं पे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज, तो आप क्या सोचोगे, भाई मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ, स्टार्टिंग में अगर मैं इंटरेस्ट ही ना दे पाया तो मेरे लिए तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आप फिर तो ज़्यादा लॉस में चले जाओगे, तो आप वहाँ डेट्स नहीं लेना चाहोगे, डेट्स लेना नहीं चाहोगे, आप क्या चाहोगे कि इक्विटी ले लें। बट अगर मान लो आपको लगता है कि नहीं, आपके क्या है, रिटर्न काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, तो आप पार्टनरशिप नहीं करोगे, आप कहोगे भाई डेट से दे दो, इंटरेस्ट ले लियो जितना बनता है, मैं क्यों पार्टनरशिप करूँगा। ठीक है, मतलब कि अगर कंपनीज की टर्म में बात करें, अगर आपकी रिटर्न ज़्यादा है, ठीक है, तो आप कुछ पैसा क्या कर सकते हो, इंटरेस्ट पे उठा सकते हो, बोरो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप पे कर पाओगे, ज़्यादा रिस्क नहीं है आपके लिए। बट आपको लगता है कि पता नहीं सिचुएशन ऐसी है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप इक्विटी इशू कर देते हो। क्यों? क्योंकि इक्विटी को तो वो देना पड़ता है जो बचता है, नहीं बचा तो नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो रिस्क नहीं होता ज़्यादा यहाँ पे। तो मतलब कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इक्विटी लेने हैं या डेट लेने हैं। तो ये सिंपल सी बात है, जहाँ पे आपको लग रहे हैं हाई रिटर्न, तो आप क्या करोगे, डेट्स ले लोगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जैसे पहला बताया था क्या, कि जो डेट्स हैं वो चीपेस्ट सोर्स होते हैं फाइनेंस के, तो आप डेट्स यूज़ करोगे, कहोगे 10% इंटरेस्ट दे के काम खत्म करूँगा, मैं तो 40% अर्न कर रहा हूँ। अगर 40% कोई अर्न कर रहा है, सोचो अगर आप इसका पार्टनरशिप कर लेते तो 20% देना पड़ता आपको। ठीक है, 20% देना पड़ता, आप कितना दे रहे हो, 10%। अगर आप किस पे ले रहे हो, इंटरेस्ट पे ले रहे हो, तो आप क्या चाहोगे, ऑब्वियस सी बात है, आप ये चाहोगे कि 10% ले और काम खत्म करो। ठीक है, तो आप क्यों करोगे, उसके बाद ना तो पार्टनरशिप करोगे, अगर कंपनीज के टर्म में बात करूँ तो आप इक्विटी इशू नहीं करोगे। ठीक है, अब अगर यही मान लो आपको पक्का नहीं पता, आपको लगता है कि क्या, कि मैं तो 5, हो सकता है मैं 5% अर्न करूँ, हो सकता है 8% अर्न करूँ, हो सकता है 0% अर्न करूँ। ठीक है, तो 10% देना मुश्किल हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि इक्विटी इशू कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इक्विटी में कुछ भी फाइनल तो नहीं है, देना कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, प्रॉफिट हुआ तो दे देंगे, नहीं हो तो नहीं देंगे, कोई बर्डन नहीं है आप पे। ठीक है, तो यहाँ पे तो डिसाइड करना बहुत ईजी है आपके लिए, क्या, कि आपको इक्विटी लेने हैं या डेट्स लेने हैं। वो कैसे ईजी है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, लेकिन जो इक्विवेलेंस पॉइंट है, हम क्या देखते हैं, इन दोनों के बीच का एक पॉइंट होता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनडिफरेंस पॉइंट। इसमें तो आपको डिफरेंस दिख गया, इसमें भी दिख गया, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, एग्जाम्पल भी दिया। बट एक बीच में पॉइंट आता है इनडिफरेंस का, मतलब यहाँ पे अगर आप इक्विटी लेते हो तो भी उतना खर्चा, डेट्स लेते हो तो भी उतना खर्चा। सपोज आप 10% अर्न कर रहे हो, ठीक है, और 10% ही क्या है, आपकी रेट है किसकी, डेट्स की। ठीक है, तो ये पॉइंट कैसा होगा, ये पॉइंट ऐसा होगा कि आपको कोई डिफरेंस नहीं है आपके लिए, चाहे आप इक्विटी लो चाहे डेट्स लो। मतलब अगर सिर्फ हम कॉस्ट की बात करें, अदर फैक्टर्स आर ऑलवेज देयर। अगर हम नॉर्मली अगर हम पे करने की बात करें, तो आपका ये पॉइंट क्या है, जहाँ पे आपका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, नॉर्मल टर्म में कहूँ तो। जो ये पॉइंट होता है ना इन दोनों के मिड का, उसे हम बोलते हैं इनडिफरेंस पॉइंट। इनडिफरेंस पॉइंट जहाँ पे आपका क्या होगा, ईपीएस आपका सेम रहेगा, कोई डिफरेंट नहीं आएगा ईपीएस में। मेन चीज़ किसकी बात करनी है यहाँ पे, 10% नहीं देखना यहाँ पे, मेन चीज़ आपने यहाँ पे देखनी है क्या, ईपीएस की बात, कि ईपीएस दोनों में क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करते हैं हम, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इनडिफरेंस पॉइंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, इक्विवेलेंसी पॉइंट और पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस रेफर्स टू दैट ईबिट लेवल। वो ये एक ईबिट लेवल होता है जहाँ पे ईपीएस रिमेन्स द सेम, ईपीएस आपका सेम रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव ऑफ डेट इक्विटी मिक्स। डेट इक्विटी मिक्स चेंज हो जाए उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा यहाँ पे। अब देखो प्लान ए है, मान लो वहाँ पे क्या है, आप इक्विटी इशू कर रहे हो, ओनली इक्विटी, तो आपका ईपीएस आ रहा है 20। अब प्लान 2 है जहाँ पे आप इक्विटी भी यूज़ कर रहे हो और डेट भी यूज़ कर रहे हो, तो आपका ईपीएस आ रहा है 20। मतलब आप कोई भी प्लान यूज़ करो, ईपीएस आपका क्या आया, सेम आया। ऐसा एक ईबिट लेवल आपको ढूंढना होता है।
द इक्विवेलेंसी और पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज बिलो। हम कैसे करते हैं, देखो सिंपल सी बात है, मैंने क्या कहा ईपीएस 1, ईपीएस कंपनी प्लान ए का और प्लान बी का क्या है, इक्वल है। अब ईपीएस देखो हम कैसे कैलकुलेट करते थे, वो तो याद होगा आपको, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने आपको बताया था कि आप ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हो। ईबिट, उसमें से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस टी, माइनस करोगे क्या, पीडी, मतलब जो प्रेफरेंस डिविडेंड देना है। ऐसे ही अगर ये तो क्या था, सिर्फ आपके पास इक्विटी है तब की बात थी, अगर मान लो आपके पास क्या है, डेट्स भी हैं, तो आपको क्या करोगे, अब आप ये मत बोलना कि अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं है तो जीरो लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि ईबिट में से क्या करोगे, इंटरेस्ट लेस करोगे, और उसमें से 1 माइनस टी टैक्स रेट माइनस क्या करोगे, पीडी दैट इज प्रेफरेंस डिविडेंड, डिवाइड करोगे एन बी मतलब कि नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर ए के अलग होंगे और बी के अलग होंगे, इन दोनों को इक्वल कर देंगे, यहाँ से ये सारी चीज़ें हमें मेंशन होंगी, सॉल्व कर देंगे, हमारे पास ईबिट का लेवल आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, वही हमें कैलकुलेट करना है। ऐसे ही नेक्स्ट एक पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस एंड अनकमिटेड अर्निंग पर शेयर। इसमें क्या है गाइस, ये बिल्कुल सेम होता है जो हमने पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस पढ़ा, लेकिन इसमें एक चेंज है, छोटा सा चेंज, वो क्या है, क्या कि देखो जब हम कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंसी पॉइंट, द प्रोविजन फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट और ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स सिंकिंग फंड हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड सो फार। कहते हैं कि जब हमने डेट यूज़ करें तो एक बात सोचो कि आपकी ऑब्लिगेशन है कि क्या वो आपको पे करना पड़ेगा, और उसके लिए हम सिंकिंग फंड ही बनाते हैं। सिंकिंग फंड अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, वैसे आई थिंक आपको पता होगा कि डेट्स को जब हम पे करना होता है उसके लिए, अब मान लो 20 साल बाद हमें 20 लाख रुपये पे करनी है डेट्स की, तो हमने क्या करना है, उसके लिए इकट्ठा हमारे बर्डन ना पड़े तो हम सिंकिंग फंड बनाते हैं जिसमें हम इतनी अमाउंट डालते हैं कि एंड तक जाके जितनी पे करनी है उतनी हो जाए, दैट इज सिंकिंग फंड। मतलब कि नॉर्मल भाषा में आपको कहूँ तो क्या है, अगर 20 लाख देने हैं तो आप 1 लाख डालोगे, अगर इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे तो आप 1 लाख डालते रहोगे तो 20 ईयर बाद क्या हो जाएंगे 20 लाख, तो आपके लिए क्या रहेगा, ईजी रहेगा। तो सिंकिंग फंड में डालना भी जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम सिंकिंग फंड की बात करते हैं कि सिंकिंग फंड में भी तो डालेंगे तो उसे भी कंसीडर करो। तो कुछ नहीं, फॉर्मूला सिंपल रहेगा। देखो गाइस जो मैंने लास्ट इससे बताया आपको, ये मैंने नॉर्मल टर्म में बताया कि कैसे यूज़ करना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला इसका सेम यही होगा, ठीक है। बस इसमें क्या किया हमने, जो सिंकिंग फंड वाला है, जो आपका अनकमिटेड अर्निंग पर शेयर है, उसमें हमने एसएफ ऐड कर दिया, दैट इज सिंकिंग फंड, बाकी सेम रहेगा। अब देखो इस फॉर्मूले में अगर हम बात करें एक्स क्या है यहाँ पे, इक्विवेलेंसी पॉइंट, या कहीं हम ईबिट लेवल, वहाँ पे मैंने सीधा ईबिट लिख दिया था, यहाँ पे एक्स लिख रहे हैं हम, ठीक है। फॉर्मूला है ये, तो फॉर्मूला बना कैसे, आई होप आपको वो भी समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ईबिट लेवल ही है, आई में क्या है, इंटरेस्ट है प्लान 1 का, I2 में इंटरेस्ट है प्लान 2 का, और टी में टैक्स रेट है, पीडी में प्रेफरेंस डिविडेंड है, एसएफ जो इसमें ऐड हुआ है, मतलब कि इसमें सिर्फ क्या ऐड हुआ आपका, सिंकिंग फंड ऑब्लिगेशन, वो भी हमने लेस कर देने, बोलते हैं चलो कोई नहीं, आपको सिंकिंग फंड की दिक्कत है ना, लो सिंकिंग फंड भी लेस कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो आएगा आपका ईबिट वो हम देख लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या होता है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, देखो नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, ऑप्टिमल मीन्स कहते हैं ना कि हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मतलब कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर में बी डिफाइंड एज दैट कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉम्बिनेशन ऑफ डेट इक्विटी दैट लीड्स टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फर्म। देखो गाइस सिंपल सी बात है, हम कैपिटल स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं वो किस लिए बना रहे हैं, हमने कहा कि मेन फोकस हम कर रहे हैं क्या, हमारी जो कॉस्ट है ना वो तो क्या आए, कम आए। क्यों, क्योंकि जब कॉस्ट कम आएगी तभी तो हमारी क्या होगी, वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगी। वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे बढ़ेगी, मतलब कि अगर हम बात करें ईपीएस, जो हमारा ईपीएस है वो क्या हो जाएगा, हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। ओके, वैल्यू ऑफ फर्म कैसे बढ़ती है, अगर हमारी वेल्थ बढ़ेगी, वेल्थ कैसे बढ़ेगी, हमारे जब जो हमारा ईपीएस है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर जो हमारा इंक्रीज होगा उससे तो क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगी। जैसे हमने देखा हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ओके। दैट कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी दैट लीड्स टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फर्म, जहाँ पे हमारी क्या हो, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने क्या देखा था कि मैक्सिमम ईपीएस कहाँ आ रहे हैं, वही प्लान हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द कंपनी, मैक्सिमाइज करता है वैल्यू ऑफ द कंपनी, हैंस द वेल्थ ऑफ इट्स ऑनर्स, वही हमने बात करी, क्या ये वेल्थ बढ़ाता है। एंड मिनिमाइज करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट हम हर कोई क्या चाहता है कि कॉस्ट तो कम आए लेकिन रिटर्न क्या आए, मैक्सिमम आए, इस पर हम फोकस करते हैं। और जिस लेवल पे, जिस पॉइंट पे हमारी मिनिमम कॉस्ट होगी और मैक्सिमम आउटपुट होगा उसी हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, ओके।
Thus, every firm should aim at achieving the optimal capital structure and then to maintain it. पहले तो हम पहुंचना चाहते हैं ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर भी, और फिर क्या करना चाहते हैं, उसको मेंटेन करना चाहते हैं. ओके हमने जैसे प्लान 1 2 3 4 देखा था, उसमें हमने देखा कि किससे हमारा क्या है कि कॉस्ट कम आ रही है और हमारा ईपीएस बढ़ रहा है. जिसमें सबसे ज़्यादा आपका ईपीएस है वही आप सिलेक्ट कर लेते हो. मतलब क्या है, हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फर्म कहाँ है वही हम सिलेक्ट करेंगे. ओके नेक्स्ट हम बढ़ते हैं रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ. रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या होता है? द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन ऑफ ए फर्म टू यूज ए सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ डेट और अदरवाइज इन द डेट मिक्स कैपिटल मिक्स इन्वॉल्व्स टू टाइप ऑफ रिस्क. देखो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ में क्या है कि आप जो रिस्क और रिटर्न है ना उसमें ट्रेड ऑफ कर रहे हो. ट्रेड ऑफ कैसे? देखो हमारी जो कंपनी की अगर मेन बात करना कैपिटल मिक्स में, हमारे के 2 रिस्क हमारे पास होती हैं. क्या? नंबर 1 इज फाइनेंशियल रिस्क. फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? आई थिंक आपको पता होगा, याद है जो हमने फाइनेंशियल लिटरेसी में हमने पढ़ा था. क्या? एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क डिपेंड करता है लीवरेज ऑफ द फर्म कैपिटल स्ट्रक्चर. मीन्स अगर हम शॉर्ट में बात करें तो क्या है, जितने ज़्यादा हमारे डेट्स होंगे, जितने ज़्यादा डेट्स नहीं, जितने ज़्यादा हमारे फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस होंगे, वो हमारा क्या होगा, हमारे पास फाइनेंशियल रिस्क होगा, उतना ज़्यादा होगा. अब देखो गाइस सिंपल सा एग्जांपल लो. अगर मान लो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, 10 लाख रुपीज़ लगाए, अब लॉकडाउन हो गया तो उसमें क्या है, आपकी शॉप है या फैक्ट्री है, आपका काम चल रहा है, सपोज ऑब्वियसली ऐसे मोस्टली का नहीं चल रहा, तो नहीं चल रहा आपका काम, तो क्या होगा कि आपके जो रिटर्न हैं क्या आपको मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे. एट दैट टाइम आपको के लिए क्या है, अगर प्रॉफिट नहीं होते हैं या किसी वजह से आपको रिटर्न नहीं मिलते हैं तो आपके लिए रिस्क ज़्यादा है, आपको टेंशन ज़्यादा रहेगी. क्यों? क्योंकि जो 10 लाख आपने लगाए थे बिजनेस में उसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. अब सपोज यही आपने 10 लाख बाहर से ना उठाए होते, सिर्फ 5 लाख उठाए होते, 5 लाख अपने लगाए होते तो क्या होता? अब रिस्क तो तब भी है, ठीक है, रिस्क तो तब भी आपको, लेकिन कम है. अब यहाँ पे आपको बर्डन कम होता. क्यों? क्योंकि आपके फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस कम है. अब यही अगर मान लो कि 10 लाख होते, 10 लाख ही आपने अपने लगाए हैं या किसी का पार्टनरशिप करी है, मतलब कि तो आपका क्या होगा कि फिर आपके और कम हो जाएंगे. मतलब कि जितना ज़्यादा आपने पैसा बाहर से उठा रखा है, जितना ज़्यादा आपके फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस हैं, उतना ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क है. ओके अब नेक्स्ट है नॉन एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेट कैपिटल. नॉन एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेट कैपिटल क्या है? मतलब कि आपने डेट कैपिटल का यूज नहीं किया. अ फर्म दैट डज नॉट यूज डेट कांट मेक यूज ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज टू इंक्रीज इट्स अर्निंग पर शेयर. फाइनेंशियल लिवरेज में हमने पढ़ा था ना ये टॉपिक कि क्या, जिससे हमने क्या करते थे कि हम डेट्स ज़्यादा यूज़ करके हमारी अर्निंग है, अर्निंग पर शेयर हम उसको इंक्रीज कर रहे थे. जैसे अभी भी हमने देखा एक क्वेश्चन में देखा ना हमने क्या कि हम डेट्स यूज़ कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, हमारे ईपीएस बढ़ रहा है. वो कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि आपने क्या किया, डेट्स यूज़ करी है. तो जो अगर नॉन एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेट कैपिटल, मतलब कि अगर आप डेट कैपिटल यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपका ईपीएस बढ़ाने में जो हेल्पफुल हो सकती थी लीवरेज, उसको आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी आपके लिए एक तरीके से रिस्क ही है. इट मे लूज कंट्रोल बाय इशू ऑफ मोर एंड मोर इक्विटी. अब यहाँ पे क्या है, एक तो देखो आप उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हो, ठीक है, बल्कि ईपीएस नहीं बढ़ा पा रहे हो. ऊपर से क्या हो रहा है कि आपके मोर एंड मोर इक्विटी यूज करने से लूज कर देते हो कंट्रोल. क्यों? जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, एक तो 100 शेयर होल्डर है, एक 200 शेयर होल्डर है, ऑब्वियसली उनका कंट्रोल क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा. और नंबर 3, कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन ऑफ इक्विटी में बी हायर एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ रेजिंग डेट. जो हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट है ना इक्विटी इशू करने की, वो हो सकता है डेट रेज करने से ज़्यादा हो. मतलब कि डेट अगर आप रेज करते हो तो उसकी क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट, मतलब कि इशू करने की जो कॉस्ट आती है वो आपकी इक्विटी की ज़्यादा होती है. जैसे कि आपको पता ही होगा कि इक्विटी जब हम यूज करते हैं तो इक्विटी इशू करने के लिए हमें प्रोस्पेक्टस, फिर कॉल, फिर एंड ऑल, मतलब कि ये सब देखने के, ये सब करने के हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा ही होते हैं. तो ठीक है, तो एक तो कॉस्ट आपकी हो सकता है ज़्यादा हो डेट से, ठीक है, किसकी, फ्लोटेशन कॉस्ट की. यहाँ बात करें फ्लोटेशन कॉस्ट भी ज़्यादा, और डेट यूज़ करके जो हम अर्निंग बढ़ा पा रहे थे वो भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं अगर हम डेट्स यूज़ नहीं कर रहे तो ये भी एक तरीके का रिस्क ही है. ठीक है, तो अब देखो इसमें भी रिस्क है, इसमें भी रिस्क है. ठीक है, अब फाइनेंशियल रिस्क अगर हमने ज़्यादा लिया, ठीक है, तो क्या होगा, तो भी हमारे लिए क्या होगा, एक तरीके का खतरा ही है. ठीक है, रिस्क बढ़ रहा है ना आपका, फाइनेंशियल रिस्क. अब हम चाहते हैं कि इन दोनों के बीच का एक पॉइंट हो जहाँ पे क्या हो, दोनों को बैलेंस किया जाए. इसको बैलेंस किया जाता है. ठीक है, इन दोनों को बैलेंस, मतलब कि डेट्स यूज करने हैं हमें, इतने भी नहीं करने कि हमारे बर्डन बढ़ जाए और इतने कम भी नहीं करने कि हम ईपीएस ना बढ़ा पाएँ. जितने जहाँ तक हम ईपीएस बढ़ा सकते हैं उससे हम बढ़ाएंगे,
उसके बाद ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेंगे। तो इसके बीच का एक ट्रेड ऑफ ढूंढना होता है हमें। अब देखो, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। Does a firm has a reach a balance, उसे क्या करना होता है, एक बैलेंस देखना होता है। ट्रेड ऑफ, बैलेंस मीन्स क्या है, यहाँ पे ट्रेड ऑफ देखना है, मतलब कि यहाँ भी रिस्क है, यहाँ भी रिस्क है, लेकिन दोनों अगर मान लो कि सिर्फ आप फाइनेंस रेज करते हो डेट से तो भी ज़्यादा है, अगर आप सिर्फ इक्विटी यूज़ कर रहे हो तो भी है, तो इन दोनों का एक ट्रेड ऑफ देखना है, ठीक है, मतलब कि एक ऑप्टिमम पॉइंट जिसे हम बोलते हैं वो देखना है, एक बैलेंस मतलब कि ट्रेड ऑफ बिटवीन द फाइनेंशियल रिस्क एंड द रिस्क ऑफ नॉन एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेट कैपिटल टू इंक्रीज इट्स कैपिटल इट्स मार्केट वैल्यू। ओके, ट्रेड ऑफ मीन्स क्या, इन दोनों का बैलेंस बनाना। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो कल ही मैं इस पर लेकर आऊँगी, जिसमें आपको जो इसकी थ्योरीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और अगर किसी भी पॉइंट में आपके कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो ऑब्वियसली लाइक तो आप करोगे ही, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो कोई भी अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।